नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स चार तरीके के होते हैं: रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को समझने के लिए इसे हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल का, फिर इवेल्युएशन प्रोसीजर, कैसे इसे हमें इवेल्युएट करना है, एनालिसिस, और फाइनली हमें इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का, ये हम दी एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच के थ्रू इसे समझेंगे। तो पहले तो हम समझ लें कि रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट होते क्या है। इस मॉडल में हम देख रहे हैं कि टू टर्म्स हैं, रिफ्लेक्टिव एंड फॉर्मेटिव। जो पहला टर्म है वो हमेशा लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए यूज होता है, और दूसरा जो टर्म है ये हमेशा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के लिए यूज होगा। तो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट हमारे तीन है यहाँ पर लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के, और एक हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है फॉर्मेटिव। तो जो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं ये बेसिकली एरो जो आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट से रेक्टेंगल की तरफ है, और फॉर्मेटिव में ये तीनों कंस्ट्रक्ट्स हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए एरो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट से हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की तरफ होगी। अब इसको समझने के लिए कि क्या हमें एवेल्युएट करना है, दो अप्रोचेज हैं हमारे पास एवेल्युएशन की हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को परफॉर्म करने के लिए: रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच और टू स्टेज अप्रोच। तो टू स्टेज अप्रोच ज्यादा कन्वीनियंट है, और इसमें आज हम समझेंगे एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच से रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को कैसे एस्टिमेट किया जाता है। ये जो हमारी अप्रोच है रिपीटेड एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच, एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच में हमें करना क्या है? पहला ये हमारा मॉडल है रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव। सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे मॉडल 1। इसमें हमने हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया है, और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कैसे क्रिएट हुआ है, इसमें जितने भी इंडिकेटर्स हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट के वो ऐड कर दिए हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में, और ये हमारा जो है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। तो जो थ्योरी है, किसी भी हम मॉडल पे काम कर रहे हैं उसकी जो थ्योरी होगी उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स कौन से हैं और एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स कौन से हैं। अपनी मर्जी से हम सभी को लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स नहीं बना सकते। इसका हमें थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देना होगा कि हमने लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हमारे किसी भी मॉडल में है तो वो क्यों है। फिर सेकंड स्टेज में क्या करेंगे? पहले स्टेज में हमने ये जो मॉडल 1 बनाया, इसमें एक तो जो हमारे रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं इनकी हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करेंगे, प्लस स्कोर सेव करेंगे, रॉ स्कोर। और रॉ स्कोर सेव करने के बाद यहां पर हम जो है इनको ऐड कर देंगे। तो जैसे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का एक आइटम हो गया, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट 2 का सेकंड आइटम हो गया, इस तरीके से। और जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है उसके भी हम जो है आइटम बना लेंगे, और उसके बाद फिर हमें अपना जो एनालिसिस है वो करना है। अब इसमें करना क्या क्या है ये हम देखेंगे, और इसके प्रोसीजर क्या होगा, इवैल्यूएशन प्रोसीजर। तो इसमें तीन चीजें हम करेंगे। एक तो देखिए, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी फाइंड करेंगे, दूसरा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी, और तीसरा स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। हम
स्पेसिफाई करते हैं मॉड बी अगर हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट फॉर्मेटिव है। तो दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो हमारा मॉडल रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हो या फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव हो, तब हम मॉड ए बी सेट कर लेंगे जब एनालिसिस करेंगे। इसके बाद जो है इन तीन स्टेज को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सा मॉडल कहाँ यूज करना है। जैसे हम देख रहे हैं कि पहला जो मॉडल होगा वो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए होगा, जिसमें हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करेंगे। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के लिए हमने मॉडल 2 लिया है, और स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप हम फिर अपने पुराने मॉडल 1 से ही करेंगे। तो जो एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच है, इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हम लोग स्टैंडर्ड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच यूज करेंगे। रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच में क्या होगा, लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के जितने भी आइटम है वो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में ऐड करके हम रिपीट, इसलिए इसको हम कहते हैं रिपीटेड इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर्स हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के रिपीट हो रहे हैं, कोई नए नहीं है, इन्हीं कंस्ट्रक्ट्स को हम हायर ऑर्डर जो कंस्ट्रक्ट्स है इन्हीं आइटम्स को हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में ऐड कर रहे हैं। और इसमें जो रिलेशनशिप होगी हमारी, जो ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स की हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के साथ ये रिलेशनशिप हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो इसमें लिखा है प्रोड्यूस ए नॉन सिग्निफिकेंट पाथ एस्टिमेट्स फ्रॉम द एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स टू हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। जितने भी हमारे पास एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हो गए उनकी हायर ऑर्डर के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं हो। सेकंड स्टेज में पहले स्टेज से हमने रॉ स्कोर भी फाइंड कर लिया, और रॉ स्कोर से हमने ये आइटम्स बना लिए हैं जो सिंगल होंगे। अब इसमें जैसे y1 y2 y3, तो ये आइटम की तरह यहाँ पर यूज करेंगे इनको, और ये तीनों आइटम फॉर्म कर रहे हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को। इसलिए जो एरो है वो रेक्टेंगल से कंस्ट्रक्ट की तरफ है। अब देखिए इवोल्यूशन प्रोसीजर में जैसे ये हमारा पहला मॉडल है, इसमें ये चार तो हमारे एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हैं, दो हमारे पास जो हैं ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं, और ये हमारा है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। तो इसमें हमें क्या बताया कि फर्स्ट स्टेज में रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच हम कर यूज करेंगे। तो इसमें हमने ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के वो ऐड कर दिए हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स में। और अब हम जो है ये लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट दो हैं, कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी, इनकी हम इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हम फाइंड करेंगे। इसके बाद करने के बाद क्या करते हैं, हम इसके रो स्कोर भी हम यूज कर लेंगे। तो जो मॉडल सेकंड है हमारा, अब इसमें देखिए रॉ स्कोर यूज कर लिया हमने हर एक कंस्ट्रक्ट के, चाहे वो एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट हो इन, या हमारे जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं अब ये आइटम बन गए। ये दोनों जो है लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के जो आइटम्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स। तो एक तो हमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालनी होगी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी हम किसकी निकालेंगे, इस एचओसी की, हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, क्योंकि अब हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद कोलिनियरिटी बिटवीन इंडिकेटर्स, दो इंडिकेटर्स हैं ये आपस में कोलिनियर नहीं होने चाहिए। और तीसरा है आउटर वेट, ये जो वेट है इसे हम रिग्रेशन वेट भी कहते हैं। और कोरिलेशन टर्म यूज करते हैं हम अगर हमारा मॉडल रिफ्लेक्टिव है। रिग्रेशन के लिए हम इसके मॉड बी मतलब फॉर्मेटिव के लिए यूज करेंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले वाले मॉडल से ही हम स्ट्रक्चरल मॉडल की वैलिडिटी चेक करेंगे कि इसमें कोई कोलिनिटी का इशू तो नहीं है, इसके जो वेट वो है पाथ कोफिशिएंट या टोटल इफेक्ट वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, आर स्क्वायर एक्सप्लेनेटरी पावर और क्यू स्क्वायर जिसमें हम जो है प्रिडिक्टिविटी चेक करेंगे। तो ये जो पूरा हमारा केस स्टडी है वो एक रिसर्च पेपर है उसके बेस पर है। और ये जो केस स्टडी है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, जो हमने बुक है
हेयर का ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, उससे हमने ये पार्ट लिया है। अब जिस रिसर्च पेपर की हम बात कर रहे हैं वो रिसर्च पेपर है कि यहां जो हम देख रहे हैं रिसर्च पेपर का जो नाम है वो है हाउ टू स्पेसिफाई एस्टिमेट एंड वैलिडेट हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स इन पीएलएस एसईएम। ये बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है। इसी रिसर्च पेपर के बेस पर ही हम अपना एनालिसिस करेंगे। और जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच के थ्रू हम इसको जो है परफॉर्म करेंगे। तो एम्बेडेड टू स्टेज अप्रोच में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया है कि स्टैंडर्ड रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच यूज करके और एंटीसीडेंट्स का नॉन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होगा हमारा हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में स्कोर को सेव कर लेंगे, सेव स्कोर्स ऑफ द ऑल कंस्ट्रक्ट। और फिर हम अपनी जो पुरानी डेटा सीट है उसमें वो रॉ स्कोर सेव करने के बाद सेकंड मॉडल हम अपने नई डेटा सीट पे हम इसको परफॉर्म करेंगे। और फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चरल मॉडल की देखेंगे कि वो मॉडल फिट है या नहीं। अब ये सबसे पहले जो है हमें करना क्या है, ये जो मॉडल है हमारा इससे हमें अपना मॉडल बनाना है। पहले फर्स्ट स्टेज में रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच यूज करके अपना मॉडल प्रिपेयर करना है। फिर उसको रन करने के बाद कंस्ट्रक्ट का स्कोर यूज करेंगे हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट मॉडल को इवेलुएट करने के लिए। ये हमारा जो है रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच है जिसमें एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स का एरो हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की तरफ देख रहे हैं। और हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमारा जो है ये रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच से हमने इसको बनाया है। और इसमें इसके बाद जो है सेकंड स्टेज में रॉ स्कोर यूज करके हम अपना मॉडल 2 बनाएंगे और इसकी हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के वैलिडिटी हम चेक करेंगे। तो ये इसको 3 स्टेप में करेंगे, पीएलएस एल्गोरिथम, बूटस्ट्रैपिंग एंड पीएलएस प्रिडिक्ट। पीएलएस प्रिडिक्ट हम यूज करते हैं क्यू स्क्वायर के लिए, प्रेडिक्टिविटी को जानने के लिए। तो अब मैं वन बाय वन करके इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल, जिसमें हम जो है पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप ऑफ एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स विद एचओसी नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, जैसे ये आ रही है। तो मैं अपना जो मॉडल है उसे ओपन करके ये देखिए, ये हमारा जो मॉडल है ये तो ओरिजिनल मॉडल है, कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना, मॉडल 1 बनाना है जिसमें रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच हमने यहां पर यूज कर लिया। इससे हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले इसका जो पाथ कोफिशिएंट है पीएलएस एल्गोरिथम से, या बूट स्ट्रैपिंग भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें चेक करने हैं कि क्या एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स का रिलेशनशिप हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के साथ सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो जो थ्योरी कहती है कि इसमें रिलेशनशिप नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या चारों कंस्ट्रक्ट्स जो एंटीसीडेंट्स हैं या एक्सोजीनस कंस्ट्रक्ट्स हैं उनकी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो हम डायरेक्ट पाथ कोफिशिएंट से ही उसको चेक कर लेंगे और ये पाथ कोफिशिएंट आ गया। अब पाथ कोफिशिएंट में हमने देखा कि चार हमारे पास एक्स वो हैं, क्या कहते हैं, चार हमारे पास पाथ कोफिशिएंट है, टोटल इफेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट जिसको कह सकते हैं। पहला तो देखिए ये है एट्रीब्यूट, सॉरी अट्रैक्शन, और दूसरा है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। यहां देखिए इनका पाथ कोफिशिएंट जो है बहुत कम है, और इसको हम चेक भी कर लें कि क्या ये सिग्निफिकेंट है। तो देखिए ये भी हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, पहला वाला, दूसरा वाला कंस्ट्रक्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं है, तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। फिर इसको हम सेकंड जो मेथड है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए। यहाँ देखिए जीरो इंक्लूड हो गया है, इसमें माइनस और प्लस वैल्यू आ रही है। फिर दूसरे में भी हमारी माइनस प्लस वैल्यू आ रही है, तीसरे में भी माइनस प्लस वैल्यू आ रही है, और चौथे में दोनों प्लस है लेकिन वो जीरो के करीब है लगभग। तो ये भी नॉट सिग्निफिकेंट है।
कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी हम देख रहे हैं कि ये भी नॉट सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, क्योंकि दोनों में जो है हमारा लगभग जीरो, एक में जीरो आ रहा है, दूसरे में आपकी प्लस आ रही है वैल्यू, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो पहले तो हम इसके रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर दें कि फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि सारे जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है एंटीसीडेंट कंस्ट्रक्ट्स की विद एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स वो नॉट सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए सबकी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस, एक में माइनस, और जो जीरो आ रहा है ये लगभग जीरो है। अगर जीरो इंक्लूड हो जाता है तो हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। अब हमें क्या करना है, स्टेज वन में वो तो प्री रिक्विजिट हो गई, अब स्टेज वन में जो लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स हैं उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करनी है और उसके रिजल्ट्स रिपोर्ट करना है। तो इसमें चार चीजें हम करते हैं, इंडिकेटर रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो मैं अपना जो मॉडल है इसको यहां मैं इसको रन करूंगा। रन हम ये कर चुके हैं वैसे, तो इसके रिजल्ट रिपोर्ट करने हैं। पहले ओपन रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट में सबसे पहले हमें इसका जो है आउटर लोडिंग, आउटर लोडिंग की हम बात करते हैं। तो आउटर लोडिंग में हमारे पास तीन वो हैं क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटेंस के। तो पहला तो ये क्वेश्चन हो गया इसकी जो आउटर लोडिंग, दूसरा क्वेश्चन, और फिर ये तीसरा जो क्वेश्चन, ये तीनों आ गए। ये आउटर लोडिंग है और ये आउटर लोडिंग की वैल्यू 0.708 से जो 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए। क्या ये सिग्निफिकेंट भी है? यस। तो देखिए तीनों ये सिग्निफिकेंट भी है, ये भी सिग्निफिकेंट है आपका, और ये भी सिग्निफिकेंट है, और तीसरा हमारा जो है ये ये भी सिग्निफिकेंट है। तो तीनों के तीनों हमारे जो हैं ये सिग्निफिकेंट है इंडिकेटर्स। अब हम लाइक के ले लेते हैं। लाइक में भी तीन क्वेश्चंस हैं कंस्ट्रक्ट में। लाइक में पहला ये आ गया आपका कंस्ट्रक्ट, और दूसरा और तीसरा क्या ये सिग्निफिकेंट है? तो ये हम चेक कर लेते हैं पी वैल्यू से, ये देखिए सिग्निफिकेंट है। फिर इसी को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी चेक कर लेंगे, ऐसे कॉम्पिटेंस के भी करेंगे। तो कॉम्पिटेंस में देखिए ये दोनों हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, फिर इसके बाद ये भी सिग्निफिकेंट आ रहे हैं रिजल्ट, और फिर इसके बाद ये भी सिग्निफिकेंट आ रहे हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट की। इसी तरीके से हम जो है अपने जो सेकंड कंस्ट्रक्ट है लाइकेबिलिटी, उसको भी हमने यहाँ पर चेक किया और दोनों जो है हमारे ये तीनों आइटम्स सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, तो ये भी हमारे देखिए सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, और इसके बाद जो है ये भी सिग्निफिकेंट है, और तीसरा ये भी सिग्निफिकेंट। फिर इसी तरीके से हम जो है अपना जो लाइकेबिलिटी है उन तीनों को भी देखेंगे, तो ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, और जो दूसरे और तीसरे जो आइटम्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं। या तो दोनों नेगेटिव आ जाएं या दोनों पॉजिटिव आए तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट। तो देखिए अब इसका तो कोई इशू नहीं है, इंडिकेटर लाइबिलिटी। अब सेकंड जो आता है वो आती है आपकी ये इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी में तीन मेथड है, एक तो क्रॉनबेक अल्फा से हम कर सकते हैं, दूसरा कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए और रो सी। तो पहले हम देखिए कंपोजिट रिलायबिलिटी, ये क्रॉनबेक अल्फा से हमने किया, दोनों की जो वैल्यू 0.7 से ज्यादा है, और पी वैल्यू भी इनका 0.05 से कम है, कोई इशू नहीं है। अब इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल से कर लेते हैं चेक। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड से भी हमने चेक किया, दोनों हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसके बाद जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी रॉ सी से भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। यस, ये भी सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, कम है। इसी तरीके से दूसरे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं इनकी भी कॉन्फिडेंस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू है।
और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड, इसमें भी वैल्यू हमारी ओके है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी रॉ ए, तो देखिए ये भी हमारी 0.7 से ज्यादा है और दूसरे कंस्ट्रक्ट की वैल्यू भी 0.7 से ज्यादा है और दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट भी है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी देखिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फिर बाइस करेक्टेड मेथड से हमने चेक किया, ये भी पॉजिटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का भी कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा। अब तीसरा, हम एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड के थ्रू भी हम ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये हमने एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड से देखा, तो ये वैल्यूज भी हमारी दोनों 0.5 से ज्यादा है और पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो सिग्निफिकेंट। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हम देखें, इस मेथड से भी दोनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड से भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये भी दोनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू। अब इसके बाद हमारा है ये डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में भी देखिए ये हमारी 6 जो ऊपर की वैल्यू है, ये हमारी दोनों पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो ये मैं बूट स्ट्रैपिंग के रिजल्ट शो कर रहा हूं, और इससे पहले हम जो है अपने पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, लेकिन पीएलएस एल्गोरिथम हमें ये नहीं बताता कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो देखिए इंडिकेटर रिलायबिलिटी हमारी आ गई, जैसे ये आपके कॉम्पिटेंस की आ गया इधर, और ये जो दोनों हैं कॉम्पिटेंस की, ये वैल्यू आ गई, ठीक। फिर लाइकेबिलिटी भी आप दोनों, जो हमारे दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है, इसके भी तीन तीन आइटम है, ये भी आ गया। फिर हम कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। देखिए क्रॉनबॉक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी, कंपोजिट रिलायबिलिटी रॉ सी, सभी की वैल्यू 0.7 से ज्यादा है। तीसरा हमारा है एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए ये वाली वैल्यू भी हमारी 0.5 से ज्यादा है। चौथा हमारा आता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में ये वैल्यूज हमारी 0.85 से कम होनी चाहिए। इसमें हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट तो केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने आइटम्स लिए हैं। इसको इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हम जो अगर ये हमारा कंस्ट्रक्ट फॉर्मेट रिफ्लेक्टिव होता तब निकालते हैं। अब इसमें हमें हायर ऑर्डर, क्योंकि हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमारा फॉर्मेटिव है, तो उसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसमें हम तीन चीजें ही निकालते हैं, कोलिनियरिटी निकालते हैं, आउटर वेट निकालते हैं, सिग्निफिकेंस है या नहीं, और कन्वर्जेंट वैलिडिटी। चलिए, ये हमने लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के रिजल्ट्स के बारे में बता दिया। अब इसे हमें रिपोर्ट कैसे करना है रिसर्च पेपर में, वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा इंडिकेटर रिलायबिलिटी। इंडिकेटर रिलायबिलिटी में देखिए ये हमारे सारी आउटर लोडिंग आ गई, और सारी आउटर लोडिंग जो है हमारी वो 0.708, सारी आउटर लोडिंग 0.708 से, ये सारी की सारी 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए, तो कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। सारी की सारी जो है ये 0.708 से ज्यादा है, तो ये ओके है। अब सिग्निफिकेंट लेवल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बूट स्ट्रैपिंग से चेक करेंगे कि ये सारे इंडिकेटर्स सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। तो इसमें जो है, जब हमने इसको बूट स्ट्रैपिंग किया, तो बूट स्ट्रैपिंग के रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर हम रिजल्ट्स अपने देख सकते हैं बूट स्ट्रैपिंग के। तो 6 के 6 हमारे आइटम्स सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड में भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हमें रिजल्ट्स जो रिपोर्ट करने हैं वो करने हैं अपने इंटरनल कंसिस्टेंसी के, जिसमें तीन तरीके से हम इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालते हैं। ये हमने देखिए इसको रिपोर्ट कर दिया कि सारी वैल्यू 0.708 से अबव है। इंटरनल कंसिस्टेंसी में हमारी दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं लोअर ऑर्डर, सबकी वैल्यू 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये 0.7 से ज्यादा है, तो कोई इशू रिलायबिलिटी का नहीं है, मॉडल रिलायबल है हमारे।
इसको बूट स्ट्रैपिंग से चेक किया क्रोनबाक अल्फा से, तो क्रोनबाक अल्फा के थ्रू दोनों वैल्यू हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो कोई इशू नहीं है इंटरनल कंसिस्टेंसी का, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और बाइस करेक्टेड के रिजल्ट भी हमारे अप्रोप्रिएट है। फिर कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए से हमने देखा पी वैल्यू 0.05 से कम है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड दोनों हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो कोई इशू नहीं है, सिग्निफिकेंट है। फिर हमने बूट स्ट्रैपिंग से ही कंपोजिट रिलायबिलिटी रो सी को चेक किया, तो यहाँ पी वैल्यू दोनों कंस्ट्रक्ट्स की 0.05 से कम है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड भी पॉजिटिव है। और फिर इसको हमने यहाँ रिपोर्ट कर दिया कि कंपोजिट क्रोनबाक अल्फा कंपोजिट रिलायबिलिटी रो ए रो सी की जो वैल्यूज हैं वो अबाव द 0.05 है, सॉरी 0.7 है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, और बूट स्ट्रैपिंग से भी जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है। थर्ड स्टेप में हमने इसका जो है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड निकाला कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए कि क्या लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स की कन्वर्जेंट वैलिडिटी ओके है, तो इसमें एवीई की वैल्यू 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये 0.5 से दोनों वैल्यू ज्यादा है, तो कोई इशू नहीं है। इसको हमने बूट स्ट्रैपिंग से भी क्रॉस चेक किया कि क्या ये सिग्निफिकेंट है, तो ये पी वैल्यूज हमारी 0.05 से कम है, तो सिग्निफिकेंट है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। और फिर हमने इसको यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया कि दोनों कंस्ट्रक्ट्स की जो वैल्यू है वो अबाव थ्रेशोल्ड जो 0.5 है उससे ज्यादा है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की बात करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में ये सारी जो वैल्यूज हैं ये 0.85 से कम होनी चाहिए, तो ये सारी वैल्यू 0.85 से कम है। और फिर इसको बूट स्ट्रैपिंग से हमने क्रॉस चेक किया, तो बूट स्ट्रैपिंग से भी हमारे सारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों। तो ये इसकी हमने रिपोर्टिंग कर दी। अब जो है हम करेंगे ये सेकंड हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, ठीक है। अभी देखिए हमने अब हमें इसमें क्या करना है, जो पहले स्टेज परफॉर्म की है उससे हमें अपने रॉ स्कोर को लेना है। यहाँ हम जो है ये यहाँ आपके पास ये लेटेंट वेरिएबल्स आप देख रहे हैं, लेटेंट वेरिएबल्स, तो इन लेटेंट वेरिएबल्स को सेव करके यहाँ से इसको जैसे ये स्कोर हम देख रहे हैं ये है ना, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसी में हम ये सब पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद जो है मेरे पास मैंने पेस्ट करके रखा हुआ है पहले से, तो मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ये जो डेटा सेट है मेरा, तो डेटा सेट ये डेटा सेट ये मेरा है डेटा, एक मिनट, डेटा सेट ये मैं डेटा सेट दिखा दूं आपको। ये हमने कॉपी करके पहले वाली फाइल में नहीं था, तो इस वाली फाइल में हमने इनको सबको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया बाहर, और फिर इसको इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब इस पे हम रन करेंगे अपना सेकंड मॉडल रिफ्लेक्टिव फॉर्मेट, ये वाला जो मॉडल बना है। लेकिन इसमें हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की तीन चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। कौन कौन सी करनी है? एक तो देखिए उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हमने लिया है, और इसके बाद जो है कोलिनिटी बिटवीन इंडिकेटर्स, और रिलीवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आउटर वेट। तो तीन चीजें हमें इसमें एस्टिमेट करनी है। तो मैंने पहले से ही डायग्राम बनाया हुआ है। हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स को ये दोनों आइटम्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट और बूट स्ट्रैपिंग से रिजल्ट ले लेता हूं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो पाथ कोफिशिएंट 0.9 है, ये थ्योरेटिकली पॉइंट जो है इससे ज्यादा होना चाहिए 7 से, 0.7 से, तो ये 0.7 से ज्यादा है, तो कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट में हमने देख लिया सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है। तो एक तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी का हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्टर कोई इशू नहीं है। दूसरा अब हमें क्या करना है, जो हमने मॉडल बनाया है ये वाला
सेकंड वाला रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव मॉडल, इसमें से हमें इन दोनों आइटम्स का जो है इनकी अब हमें क्या करना है, इनका जो पाथ, ये रिग्रेशन वेट है ये वाला है ना, आउटर, या पहले तो इसमें से हम देखने की कोलिनिटी का कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो ये आउटर वेट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं वो चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बूट स्ट्रैपिंग करेंगे जिससे हम कोलिनिटी चेक कर लेंगे कि दोनों के दोनों जो आइटम्स हैं वो आइटम्स हमारे वो नहीं होने चाहिए, वीआईएफ की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पीएलएस एल्गोरिथम किया हमने और स्टार्ट कैलकुलेशन। तो कोलिनिटी हम चेक कर लें, क्वालिटी क्राइटेरिया यहाँ पर वीआईएफ लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा एक तो 1.691 और दोनों का देखो सेम आ रहा है। ठीक है, तो कोलिनिटी का कोई इशू नहीं है। वीआईएफ की जो वैल्यू है वो हमारी 3 से कम है। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू इसका नहीं है कोलिनिटी का। फिर सेकंड हमें आउटर वेट, आउटर वेट देखना है। तो क्या आउटर वेट सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो बूट स्ट्रैपिंग से कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे आउटर वेट आ गया 0.409 और पॉइंट ये जो है हमारा क्या कहते हैं 0.688। ठीक, अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बूट स्ट्रैपिंग करेंगे, कैलकुलेट बूट स्ट्रैपिंग, और बूट स्ट्रैपिंग से हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ गया। तो पहले तो हम इसमें जो है आउटर वेट को चेक करें। यस, ये देखिए, तो ये आउटर वेट जो दोनों हैं अब ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, दोनों पी वैल्यू बताएगी। तो दोनों देखिए सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू 0.05 से कम है। कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी पता चल गया दोनों सिग्निफिकेंट है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू भी पता चल गया दोनों सिग्निफिकेंट है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन ये है कि जो रिग्रेशन वेट है, ये रिग्रेशन वेट हमारा जो है 0.5 से ज्यादा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि अगर नहीं है तो पहले तो हम इसको रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर दें, फिर बताते हैं कि अगर ये नहीं है तो अब हमें क्या करना चाहिए। पहले तो देखिए कन्वर्जेंट वैलिडिटी के रिजल्ट्स हमने अपने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिए। ये वैल्यू आ गई हमारी, सिग्निफिकेंट है। और इसके बाद जो है ये हमारा जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है इसका रिडंडेंसी एनालिसिस भी हम चेक कर सकते हैं, और ये भी सिग्निफिकेंट है। मैं इसका एक बार और करके दिखा दूं, इसका नहीं किया था हमने बूट स्ट्रैपिंग। तो मैं बूट स्ट्रैपिंग जो है हमारा, इसका बूट स्ट्रैपिंग के रिजल्ट्स भी हम यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग से जो है हमारा यहाँ पे क्या था, ये पाथ कोफिशिएंट है इसमें। ये पाथ कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है पी वैल्यू से भी, कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी, दोनों से, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड से भी, तो कोई इश्यू नहीं है। अब मैं इसको रिपोर्ट कर देता हूं। रिपोर्टिंग के बाद जो है अभी पहले इसको रिपोर्ट कर दें। तो ये हमने इसके रिजल्ट्स जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी के, बूट स्ट्रैपिंग के और पीएलएस एल्गोरिथम से हमने रिजल्ट दोनों रिपोर्ट कर दिया। तो अब इसके बाद जो है कोलिनिटी की बात कर रहे हैं, तो दोनों की जो कोलिनिटी आई थी वो 1.691 आई थी, और ये जो बिलो 3 है तो कोई इशू नहीं है। फिर सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ आउटर वेट, जैसे 0.409 और 0.688 ये आ रहा था। तो ये दोनों बूट स्ट्रैपिंग से पता चला दोनों सिग्निफिकेंट है। लेकिन आउटर वेट अगर पॉइंट इससे ज्यादा होता, दोनों सिग्निफिकेंट है लाइक और कंपोनेंट के, कॉम्पिटेंसी के, कॉम्पिटेंसी का अगर ये 0.5 से ज्यादा होता तो अच्छा होता। अब इसमें क्या है कि हम बाइवेरिएट कोरिलेशन निकालेंगे, और रेपुटेशन और कॉम्पिटेंसी का, अगर इन दोनों का बाइवेरिएट
कोरिलेशन 0.5 से ज्यादा आ गया तो इसको हम रिटेन रखेंगे हम, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसपीएसएस से चेक कर लेंगे कि क्या दोनों की कोरिलेशन हमारे सिग्निफिकेंट और 0.5 से ज्यादा आ रहे हैं या नहीं। तो एनालाइज दोनों कंस्ट्रक्ट्स को मैं यूज करूंगा। ये सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर दूसरी फाइल में है, वो मैं दूसरी फाइल लिख ओपन करता हूँ। तो हम जो है अब इसमें कोरिलेशन फाइंड कर लेते हैं, तो सीधा ये डेटा एनालाइज कोरिलेशन, ये हमारा वेरिएबल है। यस, कॉम्पिटेंस और लाइकेबिलिटी के बीच में हमें बायोवेरिएट कोरिलेशन देखना, तो इनकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो 0.638 है, तो अबाउ 0.5 है, तो कोई इश्यू इसका नहीं है। चलिए फिर हम वापस आते हैं अपनी रिपोर्टिंग पर। तो ये रिपोर्टिंग जो हमने की है हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट की, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आउटर वेट सिग्निफिकेंट है। और इसके बाद जो है तीसरा जो है हमारा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल। अब स्ट्रक्चरल मॉडल हमें जो पहला वाला मॉडल है उसी से हमें स्ट्रक्चरल मॉडल की रिलेशनशिप फाइंड करनी है। इसमें चार चीजें हम करते हैं। पहला तो जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं उनमें कोलिनिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर रिलीवेंस, जो टोटल इफेक्ट है स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप में, वो हम चेक करेंगे। फिर एक्सप्लेनेटरी पावर और फिर उसके बाद प्रिडिक्टिव पावर। ठीक है, तो मैं वन बाय वन करके पहले एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये मॉडल वन से ही हम करेंगे। यहाँ मॉडल वन हमारा ये फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव, ठीक। तो पहले मैं इन चारों जो हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं कि ये क्वालिटी का कोई इशू है या नहीं, तो ये पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू थ्रू करेंगे हम। तो क्वालिटी क्राइटेरिया, यहाँ से हम क्वालिटी लेंगे। और ये जो हमारे इनर मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल में हमेशा हम जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं उन्हीं को हम लेंगे। तो ये देखिए कोई ऐसा इशू इसमें नहीं आ रहा। चारों जो हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं उनकी वैल्यू 5 से कम है। अच्छा, एक तो ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड जो टोटल इफेक्ट, ये हमारा टोटल इफेक्ट आ गया है। तो टोटल इफेक्ट, ये चार हमारे जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं इनका बहुत कम वो आ रहा है कॉफिशिएंट टोटल इफेक्ट। तो ये नॉट सिग्निफिकेंट ही होगा, लेकिन अभी हमें यहां नहीं पता चलेगा, वो बूट स्ट्रैपिंग से पता चलेगा। अब तीसरा, इसमें से हम आर स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, ये वैल्यूज आ गई हमारी। और एक एफ स्क्वायर की इफेक्ट साइज। तो हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का एंडोजीनियस पर जो है इफेक्ट साइज है वो 0.44 और 0.195 है। चलिए, और चौथा जो क्यू स्क्वायर है वो हम उससे लेंगे पीएलएस प्रिडिक्ट से। लेकिन अभी पहले हम बूट स्ट्रैपिंग से चेक कर लें कि टोटल इफेक्ट हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये हमारा जो है, इसमें दो चीजें देखेंगे, आर स्क्वायर एफ स्क्वायर और एक जो है टोटल इफेक्ट। तो सबसे पहले टोटल इफेक्ट देखेंगे, एंटीसीडेंट कंस्ट्रक्ट्स का हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स पर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो थ्योरेटिकली ये नॉट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ये देखिए टोटल इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट में जैसे पहले एट्रीब्यूट, सॉरी अट्रैक्टिवनेस का अट्रैक्टिवनेस है। दूसरा जो है हमारा वो है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरा कंस्ट्रक्ट। तीसरा परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। ठीक है, क्या ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए ये पी वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। पी वैल्यू रेड वाला शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे
ये भी रेड आ रहा है, ये भी रेड आ रहा है, और जो दोनों नीचे हैं वो भी रेड आ रहे हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंट, सॉरी, सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि और फिर इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी पता कर लीजिए। हाँ, तो अट्रैक्टिवनेस, यस, एक माइनस एक प्लस, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक माइनस एक प्लस। फिर जो है परफॉर्मेंस माइनस प्लस आ गया, क्वालिटी जीरो और 0.075, तो इससे भी ये सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है। फिर हमने 22 करेक्टेड से भी चेक किया, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, एक प्लस एक माइनस, और दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है हमारा, ये लगभग जीरो और प्लस है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और फिर परफॉर्मेंस माइनस प्लस आ गया, क्वालिटी ये भी हमारा दोनों प्लस है लेकिन ये जीरो के करीब है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो पी वैल्यू से ही हमें पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं है। अब आर स्क्वायर को हमें चेक करना कि क्या आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये तीनों आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये पी वैल्यू हमने देखा 0.05 से कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्फिडेंस इंटरवल से सारी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 22 करेक्टेड से चेक किया, ये भी सारी पॉजिटिव वैल्यू है। इसके बाद जो है हम एफ स्क्वायर चेक करेंगे, ये दोनों एफ स्क्वायर की वैल्यू है। एफ स्क्वायर में दोनों पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो पॉजिटिव, सॉरी, 0.05 से कम आ रही है, मतलब सिग्निफिकेंट है। कॉन्फिडेंस इंटरवल से देखिए दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आ रही है, और दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 22 करेक्टेड से भी दोनों पॉजिटिव आ रही है, तो कोई इश्यू इसका नहीं है। चलिए, एक तो ये हो गया। अब तीसरा, अब इसकी जो रिपोर्टिंग है, पहले हम इसकी रिपोर्ट, चलिए इसकी रिपोर्टिंग से पहले हम पीएलएस प्रिडिक्ट के और वैल्यूज फाइंड कर लें। पीएलएस प्रिडिक्ट क्यू स्क्वायर वे निकालेंगे कि उसका इफेक्ट कितना है। ये एमवी प्रिडिक्शन, तो यहाँ पर टारगेट कंस्ट्रक्ट्स को ही लेते हैं केवल हम, जो मेन है, ये हमारी टेबल आ जाएगी। तो ये तो हमारी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, और ये पीएलएस एसईएम की वैल्यू हमारी इनसे एल एम आर एम एस ई से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पी एल एस आर एम एस ई की वैल्यू पी एल एम आर एम एस ई से कम है, कोई इशू नहीं है। अब इसको रिपोर्टिंग हम कर दें, रिपोर्टिंग कैसे करना है इन सब का, ये भी हम देख लेते हैं। तो रिसर्च पेपर में हमें क्या क्या चीजें लिखनी है स्ट्रक्चरल मॉडल में। पहले तो कि मॉडल में कोई कोलिनिटी का इशू नहीं, स्ट्रक्चरल मॉडल में कोलिनिटी का इशू नहीं होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यू जो है एंटीसीडेंट्स कंस्ट्रक्ट्स की हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के साथ कोलिनिटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू 5 से कम है। ठीक है, इसके बाद जो है टोटल इफेक्ट चेक किया, टोटल इफेक्ट काफी कम आ रहा है हायर ऑर्डर का के साथ। जो एंटीसीडेंट्स चार हमारे पास फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं काफी कम है, और ये सिग्निफिकेंट हमने चेक किया पी वैल्यू से, तो सारी जो रेड वाली हम देख रहे हैं ये हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। स्ट्रक्चरल मॉडल की जो रिलेशनशिप है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स का, इसके साथ हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स के साथ। ठीक, इसके बाद जो है एक्सप्लेनेटरी पावर, ये हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्या ये आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है? यस, तीनों की पी वैल्यू 0.05 से कम है। फिर एफ स्क्वायर, क्या ये दोनों एफ स्क्वायर एंडोजीन हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट का एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट पे सिग्निफिकेंट है इफेक्ट या नहीं? यस, ये भी हमें पी वैल्यू से पता चल गया, दोनों की पी वैल्यू जो ग्रीन में देख रहे हैं हम वो सिग्निफिकेंट है। इसके बाद जो है ये हमने इसको रिपोर्टिंग कर दिया, और फिर फाइनली जो प्रिडिक्टिविटी के लिए ये पी एल एस एम आर एम एस सी की वैल्यू एल एम आर एम एस सी से कम होनी चाहिए, तो ये सारी वैल्यू कम है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा जो है आइडिया हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स का। ये रेफरेंसेस के लिए रिसर्च पेपर हम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पेपर है। हाउ टू स्पेसिफाई एस्टिमेट एंड वैलिडेट हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स इन पीएलएस एसईएम। थैंक यू वेरी मच।